नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो या एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स हो, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेंड्स को समझना बेहद ज़रूरी है। तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए इस खास शो को, कमोडिटी निवेश को। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट और जी चंद्रशेखर जी हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की होगी, जहां पर गिरावट बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते 7% से ज़्यादा की गिरावट के बाद आज एमसीएक्स पर करीब 4% की कमजोरी दिख रही है। 60,000 6,050 के आसपास अब एमसीएक्स क्रूड का भाव आ चुका है। इस साल की ऊंचाई से ब्रेंट क्रूड का भाव 70% तक नीचे आ चुका है। 139 का हमने हाई देखा था इस साल 2022 में, और अब $81 के आसपास आ चुका है, जो कि 2022 का जो निचला स्तर है 77, उससे सिर्फ 4-5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक बड़ी गिरावट। और सबसे ज़्यादा चिंता है डिमांड आउटलुक को लेकर चीन से, और साथ ही ग्लोबल रिसेशन को लेकर। हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है, क्यों क्रूड में इतनी गिरावट आ रही है और यहाँ से और कितनी गिरावट की संभावना लग रही है आपको? एक खास करके चीन के वजह से गिरावट में देख रहा हूँ। इतनी जो कमज़ोरी आई है, लोगों को लगता है कि चीन में डिमांड कम होगा, क्योंकि विश्व भर में जितना भी कंजम्पशन है उसका 16% चीन में होता है। 16% ऑफ द वर्ल्ड्स कंजम्पशन। तो वहाँ लॉकडाउन के वजह से, कोविड संक्रमण के वजह से डिमांड कम होने का खतरा है। और हम देख भी रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर के जो आंकड़े आए थे, उनके इंपोर्ट के आंकड़े वो ज़रा कम ही थे, जो पहले अनुमान से कम थे। तो अभी लोगों को या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ज़रा डर आ गया है कि डिमांड नहीं बढ़ेगा। एक चीन एक खास कारण है, मगर आप दूसरी तरह देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देश, वहाँ भी मंदी का खतरा है। तो उसके वजह से भी कंजम्पशन कम होने का एक बड़ा रिस्क है। तो ये दोनों कारण है आजकल मार्केट में नरमी हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा कारण है स्पेकुलेटिव कैपिटल जो है, सट्टा करने वाले जो है, वो धीरे से एग्जिट कर रहे हैं इस मार्केट को। तो इसके वजह से नरमी हम देख पा रहे हैं। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। आपका व्यू नवनीत जी क्या है? आपको क्यों लग रहा है, क्यों इतनी गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू होगी तो ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, चंद्रशेखर जी ने काफी डिटेल में समझा दिया कि फंडामेंटल फैक्टर्स क्या थे, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी अच्छा करेक्शन आया था, जिसकी वजह से प्राइसेस अच्छे दबाव में है। और मुझे लगता है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और जो कंसर्न्स हम देख रहे हैं सप्लाई रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। और डिमांड चीन की वजह से जो घट रही है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस पे फिलहाल देखने मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक छोटे मोटे पुल बैक के बाद से फिर से सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग शुरू होगी, जो कि प्राइसेस को और नीचे ले जा सकती है। और इस बार $65 तक का स्तर भी आप देख सकते हो WTI पे। तो मेरे हिसाब से कम 5 से 6% से ज्यादा की गिरावट और पेंडिंग हो सकती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूँ तो डोमेस्टिक लेवल्स में अगर 6200 के आसपास मिले तो आप सेल कर सकते हैं। 6320 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 6000 के नीचे के लेवल्स आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। तो ये भी है सर, क्रूड के फंडामेंटल्स में कुछ आप और ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये तो एक तरफा मैसेज है जो अभी हमने बोला कि ऑन द डिमांड साइड, मगर आप सप्लाई साइड देखिए। दिसंबर 4 तारीख को ओपेक का मीटिंग है, ओके। उसके पहले ओपेक का जो एक सर्वे बेस्ड प्रोडक्शन एस्टिमेट फॉर नवंबर, वो उत्पादन का अनुमान, उनका एस्टिमेट निकलेगा। मेरा और कई एनालिस्ट मुझे लगता है कि जो आंकड़े नवंबर का उत्पादन के आंकड़े जो निकलेंगे 4 दिसंबर के पहले, वो अक्टूबर का तुलना से थोड़ा कम होने का संभावना है।
ये हमें याद रखना चाहिए। दूसरा है 5 दिसंबर से लेकर के यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शन है रशिया का ऊपर वो लागू हो जाएगा। और तो इसमें तो फिर सप्लाई, देयर आर सप्लाई रिस्क ऑल्सो। जैसे डिमांड रिस्क है चीन के वजह से, मैं देख रहा हूँ सप्लाई रिस्क है। क्यों नहीं ओपेक प्लस अपना मीटिंग 4 तारीख में, दे में अनाउंस अनदर प्रोडक्शन कट, हो सकता है, हमें पता नहीं क्या निर्णय लेंगे वो। और रशिया से भी लगभग एक धमकी आ गया है मार्केट को कि रशिया भी खुद निर्णय ले सकता है तो अपना उत्पादन कम करने के लिए। देयरफॉर डिमांड साइड में कमजोरी हम देख रहे हैं चीन के वजह से, मगर सप्लाई साइड में भी काफ़ी खतरा है, रिस्क है सप्लाई कम होने का। तो एक तनाव है अभी बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, डिमांड और सप्लाई का बीच में। तो मेरा सलाह रहेगा, राय रहेगा कि जो भी ट्रेड करता है इस मार्केट में, कम से कम 1 हफ्ता के लिए बहुत सावधानी दिखाना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी ओर जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है या नीचे। इट इज़ वेरी रिस्की, वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, काफ़ी क्या बोलूँ धुंधला सा है, तो बी केयरफुल, इतना ही बोलूँगा मैं। ओके, यानी दोनों तरह के मूव दिख सकते हैं, इसलिए जो भी ट्रेडर हो उनको संभल कर अभी ट्रेड करना चाहिए। ऐसे में एक सवाल भी है, अभिषेक हैं दिल्ली से, उनका सवाल है क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। भूपेश जी, ऑप्शंस की रणनीति क्या बनानी चाहिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल है दोनों काउंटर, और जिस तरह के मूव देखने को मिले, जिस तरह की गिरावट क्रूड में दिखी है, ऐसे में एक बाउंस बैक की संभावना भी तो बनती है। ऐसे में ऑप्शंस की कोई रणनीति है कि आपके पास दोनों ही काउंटर में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। इसमें क्रूड की बात करेंगे सबसे पहले, तो क्रूड में 6180 के आसपास कहीं भी क्रूड आता है तो 6200 या 6300 की फुट में लेकर काम करना चाहिए, जहां पर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रहेगा और नीचे में 150 से 200 पॉइंट के टारगेट इसमें आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:4 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, स्पेशली क्रूड के लिए। क्योंकि क्रूड का ट्रेंड अभी भी मुझे नेगेटिव ही लगता है, नीचे में 5930 से लेके 5850 तक के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। दूसरे एनर्जी पैक की बात करेंगे तो उसमें नेचुरल गैस में अभी कहा जा सकता है कि 600 के स्ट्राइक की अपने को पुट लेकर व्यापार करना चाहिए। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मात्र 10 पॉइंट का रहेगा और टारगेट में 25 से 35 पॉइंट आसानी से मिल सकते हैं, जिसमें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे तो 2.5 से 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ऑप्शंस के लिए क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर अगले कॉलर हैं अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे का व्यू जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए इंट्राडे में? आज निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो एक रेंज में ही है, 100 रुपए के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या करना चाहिए? 52,620 के आसपास है भाव। वेल विश्वमोहन जी, सुबह से काफी अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम गोल्ड प्राइसेस में, और फिर से $1740 का लेवल अटेम्प्ट करके 1760 1770 की तरफ गोल्ड आ रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से कम $10 से $15 का और इंक्रीमेंटल गेन आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। मैं 52,500 52,550 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। 52,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 52,900 के ऊपर के टारगेट आपको देखने मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी है इनके पास, 63,703 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नीचे सिल्वर मिनी में और गिरावट आएगी दिसंबर में? क्या 60,000 नीचे का लेवल दिख सकता है क्या? भूपेश जी, क्या लग रहा है दिसंबर में 60,000 का लेवल मुमकिन है क्या? बिल्कुल, अगर दिसंबर महीने की बात करेंगे तो सिल्वर में मुझे 60,000 तक के लेवल आते हुए समझ आते हैं, परंतु अभी सिल्वर में बेचने से एक बार परहेज रखना चाहिए। अभी भाव 61,900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर में कोई भी बिकवाली करनी है तो 61,200 के नीचे अगर बिकवाली करेंगे तो इसमें ये बिकवाली सेफ रहेगी। चंद्रशेखर सर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या है? अगर कोई निवेशक है उनको क्या सलाह देंगे आप इन स्तरों पर? बिल्कुल, जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, गोल्ड का जो डिमांड है, खास करके फिजिकल डिमांड, ज्वेलरी डिमांड काफ़ी कमज़ोर है हमारा देश में, और अब तो चीन में भी कम होने लगा है क्योंकि ये कोविड का संक्रमण के वजह से। तो दुनिया में 2 बड़े जो
कंज्यूमर है, उपभोक्ता है गोल्ड का, और दोनों में समस्याएं हैं और इसके वजह से गोल्ड काफ़ी प्रेशर में आ सकता है आगे भी जा कर के। और मैं देख रहा हूँ दिसंबर महीने में यूएस फेडरल रिजर्व का और एक मीटिंग होगा, शायद 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है, उसका फ़ायदा डॉलर को मिलेगा, डॉलर और भी ज़रा मजबूत हो सकता है, तो उसका भी असर हमें गोल्ड का ऊपर दिखेगा। तो जो 1750 प्रति आउंस का जो उसका आसपास जो रेट में चल रहा है सोना विश्व बाजार में, मैं इतना कोई उसमें ऊपर भाव कम होने का संभावना ज़्यादा है एक करंट लेवल से। ओके, एक दर्शक है कॉमेक्स गोल्ड पर राय चाह रहे हैं कि क्या कॉमेक्स गोल्ड ये $1777 और कॉमेक्स सिल्वर क्या $24 तक जाएगी? क्या आपका अनुमान क्या है कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर को लेकर नवनीत जी? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे लगता है कि ये 1775 1777 तक जा सकती है कॉमेक्स का गोल्ड, और इसी वजह से हमने बाय कॉल दिया है आज के आपके शो पर भी। और मुझे लगता है चांदी में भी गेन जा सकती है। चांदी में करेक्शन का दौर शुरू है, थोड़ा सा और गहरा सकता है, यहाँ से करीब करीब आधे % से 1% की करेक्शन और देखने मिल सकती है। बट एज वी अप्रोच दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, हमें लगता है कि $23 $24 के आसपास अब कहीं ना कहीं प्राइसेस को देखते हुए नजर आएंगे। अगले दर्शक है सुब्रत सिन्हा है पश्चिम बंगाल से। चांदी और एल्युमिनियम किस भाव पर खरीदना सही होगा? भूपेश जी, किस लेवल पे एंट्री करना सही होगा सिल्वर में और एल्युमिनियम में? सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम को 201 से 202 के लेवल पर कहीं भी एल्युमिनियम मिलती है वहां पर इसमें लेवाली करनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल सेफ रहेंगे आने वाले दिनों के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस 198 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिसमें ऊपर में 210 से 212 रुपए के पोजिशनल टारगेट समझ आते हैं। दूसरा, सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर एक वॉलेटाइल कमोडिटी है, परंतु फिर भी यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि सिल्वर में 58,500 से 58,800 के भाव एक सेफ रहने चाहिए, जहाँ पर अच्छी बाइंग मुझे समझ आती है। 58,500 से 58,800 सिल्वर और 201 के आसपास, 200 रुपए के आसपास आप एल्युमिनियम में एंट्री कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। आर्यू पटेल हैं अहमदाबाद से, कॉपर के लिए जानना चाह रहे कि कॉपर में आज क्या करना चाहिए। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रिकवरी दिखी है, लेकिन अभी भी कमजोरी है। 670 रुपए के आसपास है, 672 रुपए के नीचे, आधा % नीचे है। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे कॉपर में इनको इंट्राडे के लिए? मुझे लगता है कि कॉपर प्राइसेस में एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई है और काफी स्टेबिलिटी मिल रही है सुबह के सेशन से। प्राइसेस में नरमी का जो रुख है वो थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, और मैं यहाँ पे एक बाय अटेम्प्ट करना चाहूंगा। 667 के आसपास बाय किया जाए, 663 का आप स्टॉप लगाइए, 675 678 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? इनका भी सेम सवाल है, तो भूपेश जी आप बता दीजिए। इनका खरीदारी की राय तो इन्होंने, हालांकि आपकी भी खरीदारी के, नवनीत जी की राय तो आ गई, आपकी राय क्या है? जी, मेरा विचार नवनीत जी से बिल्कुल अपोजिट है। मुझे कॉपर में जिस तरीके से आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, उस तरीके से अगर ये गैप कहीं भी फिल होते हैं, आज के 674 675 के आसपास कहीं कॉपर मिलता है, तो मुझे कॉपर में बिकवाली करना समझ आता है, जिसमें स्टॉप लॉस 680 के आसपास के रहेंगे। नीचे में 668 और 665 के टारगेट दोबारा से आते हुए समझ आते हैं। तो ये व्यू है कॉपर को लेकर दोनों ही एक्सपर्ट्स की। आप जिसे फॉलो करते हैं उस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। चंद्रशेखर सर, बेस मेटल्स को लेकर ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है? क्योंकि जिस तरह से चीन को लेकर चिंता है, वहां पे एक तरफ तो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड को लेकर काफी कंसर्न है, तो क्या आगे किस तरह की चाल रह सकती है बेस मेटल्स? आगे जाकर के हम दिसंबर जनवरी तक हम देखेंगे तो मार्केट को बड़ा उछाल मिलने का संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मंदी का खतरा है। यूरोप तो लगभग अभी मंदी का दौर में है। चीन में आप जानते हो कि काफ़ी समस्याएं हैं, वहाँ का डिमांड अभी ज़रूर कम होगा। मगर चीन से एक खबर जो पॉजिटिव खबर है वो है कि ये जो उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। उससे ज़रा सा कॉपर का डिमांड या बेस मेटल्स का डिमांड, इंडस्ट्रियल मेटल्स का डिमांड बढ़ सकता है। मगर बाकी विश्व भर में बाकी सब देशों में जो
स्लो डाउन जो चल रहा है या मंदी चल रहा है उसके वजह से ग्लोबली ओवरऑल मैं मानता हूं कि बेस मेटल्स का डिमांड कम होगा और उसका असर हमें मार्केट में दिखेगा, मगर मैं सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ये राय दे रहा हूं। ओके, एक जिंक पे एक सवाल था नवनीत जी, पवन है कानपुर से, जिंक इन्होंने 264 रुपए 10 पैसे पे खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको? नवनीत जी, नवनीत जी की लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। भूपेश जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिंक में क्या करना चाहिए। 264 की बाइंग है, इन्हें जिंक में स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए 262 का, और स्ट्रिक्टली अगर ये स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो ये सेफ रहेंगे और बाजार को दोबारा से 257 और 254 के आसपास इसको फिर से खरीद सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट के भी सवाल ले लेते हैं। एक हमारे साथ अनिल है परभणी से, सोयाबीन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर सर, सोयाबीन को लेकर और ओवरऑल एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक? जब हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, अभी 3 या 4 महीने तक हो सकता है। हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो पाम ऑयल का भाव जो है वो बाकी सब तिलहन का भाव को तय करता है। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसमें पाम ऑयल मैं मानता हूँ दिसंबर, जनवरी, मार्च तक उनका जो लीन सीजन है, यानी उनका पीक प्रोडक्शन सीजन अभी नवंबर तक हो चुका है। दिसंबर आगे 4 महीना उनका एक उत्पादन बढ़ेगा नहीं, अप्रैल का बाद फिर दोबारा उत्पादन बढ़ने लगेगा। तो ये जो 4 महीने में मैं पाम ऑयल का भाव बढ़ने का संभावना देख रहा हूँ, और उसके वजह से बाकी तिलहन यानी अभी सोयाबीन हो या रेपसीड हो, सबको ज़रा सा एक सनफ्लावर सीड हो, उसको एक उछाल मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड हमें देखना है साउथ अमेरिका में, खास करके ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बुआई अब चल रही है। ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा फसल आने का संभावना है जो फरवरी या मार्च महीने में आएगा। वो फसल इफ़ इट मटीरियलाइजेस, यानी कि वो बड़ा फसल होगा, तो ज़रूर उसका असर हमें मार्च महीने से मार्केट में दिखाई देगा। तो तब तक मैं मानता हूं कि कोई बड़ा राहत भाव में मिलने का संभावना बहुत कम है। ओके, चलिए एक और सवाल एग्री मार्केट को लेकर ही है। मोहम्मद फरहान हैं रामपुर से, उनका सवाल है कि मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए। भूपेश जी, क्या करना चाहिए मेंथा में? इनको एक तरफ तो सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है। ऐसे में क्या मेंथा में तेजी आएगी? काफ़ी समय से एक रेंज में घूम रहा है। जी, जैसे कि पिछले सत्र में भी ये सवाल पूछा गया था, तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि मेंथा एक बहुत छोटे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अभी 930-35 से लेके 974 रुपए तक की इसकी रेंज बनी हुई है। नीचे में बहुत आसानी से इनको लेना चाहिए, आसानी से मिलता है बाजार, और 935-40 में मिलता है, लेना चाहिए। 925 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में बिकवाली में 975-80 के आसपास आता है, तो वहां पर बिकवाली भी कर सकते हैं। 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक किसी भी डे ट्रेडर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी मेंथा में ट्रेड करने के लिए। ओके, तो ये व्यू है मेंथा को लेके। अगले दर्शक है राजा पटेल है एमपी से, गेहूं का 10 टन का स्टॉक है इनके पास। अब जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का प्राइस मूवमेंट आगे रह सकता है, क्योंकि गेहूं की कीमतों में चंद्रशेखर सर पिछले महीने भर में 3.5% से 4% तक की तेजी आ चुकी है। आटे के दाम तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या ये तेजी जारी रह सकती है क्या गेहूं कीमतों में? यस, मैं मानता हूँ ये तेजी जारी रहेगी फरवरी तक, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो मौसम रहेगा, जो डे टाइम टेम्परेचर रहेगा, वो अनुकूल होना चाहिए। मगर पिछले साल में और कई साल, पिछले 6, 7, 8 साल में हम विश्लेषण करेंगे तो ये अनुकूल 2 या 3, 4 साल में अनुकूल नहीं था। और एक खास कारण है, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, हमारा जो गेहूं है, इंडियन व्हीट इज एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस, इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो ज़रा भी टेम्परेचर बढ़ गया जनवरी और फरवरी में, अपना यील्ड कम होने का खतरा है। तो ये सब और सरकार का पास स्टॉक भी कम है,
पिछले कई सालों के तुलना में। तो वीट का भाव में कोई कमी होने का, नरमी का संभावना फरवरी महीना तक तो नहीं है। उसका बाद जब भी हमें पता लगेगा कितना बड़ा फसल आने वाला है, शायद मार्केट में उसका असर हमें देखने को मिलेगा। ओके, यानी फरवरी महीने तक गेहूं की कीमतों में नरमी की संभावना नहीं है। उसके बाद जब ये नई फसल का जब अनुमान आ जाएगा, किस तरह के उत्पादन के नंबर जब आने लगेंगे, उसके बाद ही फिर आगे के भाव की चाल किस तरह रहेगी, फिर आप उस समय सवाल पूछ सकते हैं। चंद्रशेखर सर हमारे साथ होंगे, फिर आपको आगे की राय दी जाएगी। अगले दर्शक हमारे साथ नॉन एग्री मार्केट से रिलेटेड सवाल है। किशन है, नासिक से आए हैं। चांदी आज किस भाव पर खरीदना चाहिए? इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है इनको। भूपेश जी क्या सलाह देंगे किशन जी को? ट्रेडर हैं, आज किस भाव पर एंट्री लें चांदी में? अभी करंट भाव पे इन्हें चांदी खरीदनी चाहिए। 61,890 का भाव है और इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 61,500 का फॉलो करना चाहिए। ऊपर में 62,190 और 62,350, ये दो टारगेट के लिए चांदी खरीदनी चाहिए। अगले दर्शक है हमारे साथ प्रशांत है, आसनसोल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। इन्होंने 77 लॉट क्रूड 6,555 रुपए में शॉर्ट कर रखा है और कॉपर शॉर्ट किया है 698 पे। हालांकि कॉपर में इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्रूड में भी काफी अच्छा मुनाफा है। क्या करना चाहिए इनको? मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए क्या भूपेश जी? कुल क्रूड में इनको अपनी पोजीशन अभी होल्ड रखनी चाहिए। ऊपर में इनको ट्रेल स्टॉप लॉस करके 6270 रुपए का स्टॉप लॉस इनको ट्रेल रखना चाहिए और नीचे में 5,980 से लेके 5,850 रुपए तक के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। दूसरी कॉमोडिटी सर नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस में भी इन्हें बिक नहीं सर, नेचुरल गैस नहीं, ये कॉपर पे इनका सवाल था। कॉपर 698 पे शॉर्ट कर रखा है जी। कॉपर में मैं मुनाफा वसूली की सलाह दूंगा कि कॉपर में इन्हें मुनाफा वसूली करनी चाहिए अगर भाव 665 से 666 के बीच में कहीं भी मिलते हैं। चंद्रशेखर सर, कॉटन कीमतों में वापस से गिरावट फिर से शुरू हो गई, क्या लग रहा है? दाम आगे और कम होने वाले हैं क्या? और कम होने का संभावना मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट टूट जाएगा, मगर ज़रूर आजकल का लेवल से और भी कम होने का संभावना है। उसका भी कारण है चीन, और क्योंकि चीन में आयात कम हो चुका है और आगे जाकर के भी उनका आयात और उनका कंजम्पशन कम रहेगा, तो वो डिमांड साइड में ज़रा खतरा है। ऑन दी अदर हैंड, आप विश्व बाज़ार में टेक्सटाइल का जो मार्केट में हम देखेंगे, वहाँ कोई उनका पास बहुत स्टॉक पड़ा है। जो टॉप ब्रांड्स है, टेक्सटाइल ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, अपैरल ब्रांड्स, वो सब का पास बहुत स्टॉक पड़ा है, क्योंकि लेने वाले बहुत कम हो चुके हैं। लोग खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ये मंदी का माहौल चल रहा है। तो एक तरफ चीन का डिमांड, कॉटन का डिमांड कम होगा, इंपोर्ट डिमांड, और दूसरी तरफ ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, चलिए एक और दर्शक है, आर्यू पटेल है अहमदाबाद से। इनका सवाल, अपडेटेड सवाल इन्होंने भेजा है। कॉपर इन्होंने 2 लॉट सेल किया है 667 में। भूपेश जी क्या करें, निकल जाएं, क्या करें? उनके भाव से अभी नीचे है, 5 रुपए फायदा हो रहा है। क्या निकलने में समझदारी है, या आपको लग रहा है कि इंट्राडे में और भाव नीचे आ सकता है? सर 667 में बेचा है तो इनको लॉस हो रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि इनको स्टॉप लॉस 676 का है ना फॉलो करना चाहिए। नीचे में 667 के भाव इन्हें दोबारा आसानी से देखने को मिल सकते हैं। के पास हालांकि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली इनको लॉस हो रहा होगा, इसलिए कि 672 के आसपास दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको क्या, किस स्टॉप लॉस के साथ आपने होल्ड करने की सलाह दी है सर? जी, मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 676 का स्टॉप लॉस। अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप 676 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पे भाव देख रहे हैं, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का जो भाव है वो 671 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, हरियाणा से है, नाम इन्होंने नहीं भेजा है। क्या ग्वार को लेकर क्या आउटलुक है आपका भूपेश जी?
वार में पिछले कई दिनों से अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी मुझे उम्मीद है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 5,750 से लेके 6,350 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। 5,700 के नीचे अगर ग्वारसी ट्रेड करने लग जाता है कंटिन्यू, तो इसमें एग्जिट का विचार रखना चाहिए, अन्यथा इसमें 6,350 के टारगेट के लिए दोबारा से होल्ड रखना चाहिए बाजार। सर कॉटन केक काफी गिर गया है, 2,2750 रुपए के नीचे आ गया है, 4% से ज्यादा की गिरावट है। क्या हो रहा है कॉटन केक में? क्या और बढ़ेगी क्या गिरावट कॉटन केक की? जी, कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक में 2850 से लेके 2900 रुपए तक अच्छी खासी सप्लाई हमेशा से देखने को मिलती है। परंतु नीचे में कहीं देखा जाए तो नीचे में 2700 से 2650 के आसपास दिसंबर वायदा में लेवली भी डिमांड भी जनरेट हो जाती है। तो इसकी रेंज बनी हुई है अभी 2650 रुपए से लेके 2850 रुपए तक की। मसा मसालों में कोई टॉपिक आपकी भूपेश जी? मसालों में मुझे धनिये में बिक वाली समझ आती है। 10,200 10,100 के आसपास कहीं भी धनिया मिलता है वहां बेचना चाहिए। 10,350 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 9,600 से 9,400 के टारगेट मिल सकते हैं आने वाले दिनों। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल व्यू भी दर्शकों के साथ शेयर की। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।